A very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So, have starting with the analysis video for 9th of November. So, governor wala jo issue hai, this we've already taken up. Kerala also moved Supreme Court against governor. We have seen Tamil Nadu moving against the governor. Jo problem hai, basically governor, they're not giving timely assent to the bill. So, that is creating a problem in the constitutional functioning of the state's machinery. So, it violates basically यहाँ पे बोला जा रहा है जो conduct है governors की in keeping the bills pending for the long and indefinite period of time, it is manifestly arbitrary. तो ये कि arbitrary तरीके से हो रहा है क्योंकि even constitution article जो 200 है that does not specify exact time period जिसमें governor should give the assent. So that is why basically this has taken an arbitrary form, and this is also violating article 14, which is right to equality of the constitution, and this also defeats the rights of the people of the state of Kerala under Article 21, right to life. तो यहाँ पे basically हम derived fundamental rights की ना वे बात कर रहे हैं. Directly Article 21 जो right to life है वो impact नहीं हो रही है. जो derived आपकी fundamental rights है वो हम उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. So that is the thing. इसमें और like हम बात कर चुके हैं लाइक इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, लाइक गवर्नर शुड बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट और नॉट या डिफरेंट स्टेट से होना चाहिए, या फिर एक प्रॉपर टाइम लिमिट आनी चाहिए, या वो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेके आ सकते हैं एज दैट वी हैव आल्सो सीन इन द केस ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन जजमेंट्स जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर्स हैं, इवन उसमें भी कहीं ना कहीं डिले देखा गया, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर टाइमलाइन फिक्स कर दी है. सो क्या ऐसा कुछ यहाँ पे भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो औशिक आपको इस पे और कुछ लाइक हाईलाइट करना और कोई नया एस्पेक्ट? नहीं मानसी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे कि ठीक है. एक ही एरिया था जहाँ पर कि देयर शुड बी अ टाइम लिमिट ऑन द गवर्नर्स डिसीजन वेदर टू रिजर्व विल फॉर द प्रेसिडेंट और टू असेंट द बिल. हाँ ठीक है. सो G7 वी नीड टू नो अबाउट कि G7 मानसी, इसके पहले आप बता सकते हैं कि व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ द G7, एग्जैक्ट व्हिच मेंबर. कंट्रीज आर? आई कांट नेम एग्जैक्ट मेंबर्स क्लियरली, मेरे को नहीं पता है, बट ओके, आई G7 विल ग्रुप है. आई विल स्टेट कनाडा, यूएस, पहले ये हो जाएगा, याद करना ही आएगा तो. हाँ कनाडा, यूएस, जापान. ठीक है. अब आते हैं यूरोपियन कंट्री में. यूरोपियन कंट्री में सबसे रिचेस्ट कौन हो सकता है? तो यूके फ्रांस, एंड यूके, फ्रांस. हाँ और उसके बाद फिर अब इटली भी है इसके अंदर में. तो ठीक है. कितना हो गया? और जर्मनी. तो ये तीन मेजर कंट्री हो गया. और हम्म इटली. तो चार हो गया. दो हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका और वन एशिया. ओके. सो ग्रुप ऑफ बेसिकली डेवलप्ड जो कंट्री. ग्रुप है डेवलप्ड एंड एडवांस्ड कंट्रीज है, जो रिच कंट्रीज हैं, सो they have a group of G7. So they meet basically, they also appeal for humanitarian pauses in the Gaza. This is again in the context of the war that is going on there. So basically calling for appeals, ultimately it is not going to lead to peace. ये थोड़े मतलब exact measures जो हमें लेने चाहिए on ground वो नहीं है. लग सब लोग बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए, पॉज होना चाहिए, पीस को रिस्टोर करना इंपॉर्टेंट, बट रियली मतलब उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है. दिस वॉर स्टिल कंटिन्यूस, एंड एक्चुअली जो इनहेबिटेंट्स है ऑफ दिस गाजा स्ट्रिप, अगर आप बात करो, वेस्ट बैंक बात करो, इजराइल बात करो, सो दे आर ऑब्वियसली गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. दे आर गोइंग थ्रू दैट. ओके, अनदर क्वेश्चन मानसी. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द G7? हेडक्वार्टर्स G20 दोनों का बताइए. नहीं, आई कांट नेम राइट नाउ. बेसिकली G7 G20 फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उसका हेडक्वार्टर नहीं हो सकता, नहीं. सेक्रेटरीट नहीं हो सकता. यूआई उसका हो सकता है, FATF का हो सकता है, बाकी सबका हो FATF सकता है, का वर्ल्ड तो बैंक का हो सकता है. हाँ, OECD पेरिस में. फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो गया ना, सेक्रेटरीट होगा. इसका फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होगा, ये तो खाली मीटिंग, हाँ एक मतलब मीटिंग ग्रुप होता है है इसमें से. ये तो एक. हाँ हाँ हाँ. इंटेंजिबल चीज हो गई ना. हम्म. तो एक अच्छा था इसमें हाँ जो ठीक है. हाँ एलिमेंट. दिस वाज अ नाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये. इको फ्रेंडली का बात करते थे तो ये हम्म. आ गया हाँ. कि women painstakingly applying eco-friendly colors, color to eco-friendly lamps. हाँ बेसिकली तो जो इसमें बस एक ध्यान रखना चाहिए मेरे अनुसार कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कम यूज करना चाहिए, एंड जो मिट्टी है, जो हम्म असली मिट्टी है, अर्थली मिट्टी, उसको यूज ज्यादा करना चाहिए ताकि वो सस्टेनेबल रहे और
जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए हाँ। अर्थ। सो दिल्ली प्लान्स द नवंबर रेन टू ब्रीथ इजी। सो बेसिकली क्या हम यहाँ आर्टिफिशियल रेन की ही बात कर रहे हैं। सो अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन टू टैकल द राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स, बट यहाँ पे भी जो कंसर्न रहेगा आर्टिफिशियल रेन के अराउंड, जो फैक्चुअल चीजें वो हम ले चुके हैं कि एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग हो गया, वो एक लाइक मेथड है, प्रोसेस क्या रहता है उसके पीछे। वी यूज सिल्वर आयोडाइड एज अ केमिकल इन दैट टू कॉज आर्टिफिशियल रेन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इवन इफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन, तो आपको ऑब्वियसली वन टाइम रेन में प्रॉब्लम कम नहीं हो पाएगी। कितना नंबर ऑफ टाइम्स यू विल हैव टू गो फॉर दिस थिंग, वो भी देखना पड़ेगा, एंड दिस इज अ वेरी कॉस्ट इंटेंसिव एक्सरसाइज। सो दैट्स देयर, एंड प्लस दिस इज आर्टिफिशियल, सो उसके कुछ एनवायरनमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। सो Yes, दैट। Mansi, we still don't have any data related to the cloud seeding, if it is really beneficial for the environment or not. And second would be it is a temporary solution, हाँ, because टेम्परेचर। we have to see if the weather, if the clouds can be cloud seeded or not, हम्म। because not every cloud have adequate amount of moisture and uh, capacity हाँ, for उसके भी rainfall. हाँ कुछ So, पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जिनको मीट hmm. करना इंपॉर्टेंट है, इवन क्लाउड सीडिंग के लिए भी। राइटली आइडेंटिफाइड बाय यू। सो नेशनल क्लीन एयर program is there, then we have commission or air quality management, so ये statutory institutions या जो committees हैं, they are working। grab है वो again short term है, grab के भी different forms है, grab 1 grab 2, तो ये difference इनके बीच में grab 3 grab 4 ये सब है, so we need to know about the difference between them। then you can move forward। ये था कि आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए मिनिमम 40% क्लाउड्स का होना भी जरूरी है, वो तभी सक्सेसफुल मतलब हो सकती है, वरना नहीं हो सकती इस तरह के मौसम में जिस तरह का अभी है। हाँ, वो ये conditions को ही meet करना एक task है। so smog tower is going to restart today। सो यहाँ पे भी वी वर सीइंग कि एक तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, दे आर गोइंग टू रीस्टार्ट दिस द ऑपरेशंस स्मोक टावर। एंड यहाँ पे हम कल बात कर रहे थे कि जो चाइना में स्मोक टावर बनाया गया है, दैट हैज बीन सक्सेसफुल इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन देयर। बट इंडिया के केस में हमने बनाया है, जो अगेन जो प्रॉब्लम है, इज इट लाइक क्या इट इज लार्ज इनफ, उस चीज का जो इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, क्या वो मिटिगेट करने में सक्सेसफुल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। प्लस एक जो हमने बनाया भी है, दैट वाज आल्सो नॉट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज्ड। सो जो ये मतलब आई वुड से कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ऑब्वियसली ये भी एक कॉस्ट इंटेंसिव एक्सरसाइज थी, आपने इतने फंड्स लगाए, बट अल्टीमेटली व्हाट वाज द रिजल्ट, उसका कोई बेनिफिट अभी तक हमें नहीं देखने को मिला है। सो इट इज बीइंग सेड कि this giant air purifier, which has 40 large fans, it can reduce air pollution by 70 to 80% within a 50-meter radius, and by 15 to 20% up to a radius of 300 meters। So ये भी again ये इसके साइज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो इतना लाइक कोई वास्ट लेवल पे या लार्ज स्केल पे इसका इम्पैक्ट हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, लाइक 300 मीटर्स तक ही, 50 मीटर, हाँ। 15 to 20% तक ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो फार्म फायर डेटा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ऑब्वियसली पहले तो वी नीड टू नो अबाउट कि कौन से रीजन्स हॉटस्पॉट्स कौन से हैं फार्म फायर्स के, एंड अकॉर्डिंगली हम तभी स्टेप्स ले पाएंगे। तो ये अगेन डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। So that is being done by the state of Haryana, and obviously this needs to be done by all the neighboring states as well. And the government also providing machines to the farmers along with subsidies to help them manage the stubble. So this is also like taken this up in a proper detailed manner. ये ले सकते हो।
So in Karnataka, vocal for local does not translate into uptake of the state's languages. So particularly यहाँ regional language की बात कर रहे हैं education system में, should the education be in a regional language of that particular state or not? So although कर्नाटका में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, so vocal for local even यहाँ पे language के context में हम बात कर रहे हैं, so it did not translate into uptake of the state's languages. Like जो courses even अगर हम बात करें higher education में भी कुछ courses launch किए गए in the regional languages, so वहाँ पे भी we are not seeing the results accordingly. So even we have talked about this in the context of the national education policy, जो 3 language formula बोलते हैं कि English, Hindi and one regional language should be made a part of it. And there is a proper provision also कि initial classes के दौरान जो रहेंगी वो regional language में होना चाहिए for the better understanding of the children. So यहाँ पे mentioned भी है national education policy, CBSE has allowed schools to offer the education in regional languages from pre-primary to class 12th. So that's there. And we have the Right to Education Act 2009. So वहाँ पे we see 2015 में the Karnataka government, they passed a bill in both the basically they passed this bill to make either the mother tongue of the students or the Kannada the compulsory medium of instruction in all the primary schools. So Oshik, what do you say कि क्या इस चीज को compulsory करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या it should be available as an option to the students, or parents can go ahead on taking the final decision regarding this thing? Kannada should be made compulsory because it is basically related to the Karnataka region. तो जो स्टेट लैंग्वेज है इसको कंपलसरी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर 1+2+1 फॉर्मूला है तो वी आर प्रोमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन एंड एज वेल एज हिंदी. हिंदी शुड बी वॉलंटरी बट कन्नड़ शुड बी कंपलसरी हाँ मतलब प्राइमरी बिकॉज इट इज शुड बी कंपलसरी, वही जो हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स और ज्यादा हायर का नहीं. हैं। हाँ, हायर हाँ का जरूरत प्राइमरी नहीं है, के ही लेकिन आना चाहिए। प्राइमरी से लेकर 12 स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, 10 स्टैंडर्ड भी कर, जैसे आपको मर्जी उनको. सो दिव्या, आप इस एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो? उत्तराखंड स्टेट की एडवर्टाइजमेंट है रिगार्डिंग डेवलपमेंट हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से, एंड एडवेंचर, देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे, वंदे भारत ट्रेन, that route has been opened up, all weather road connectivity that's there, and ropeway connectivity हुआ है. इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो जीडीपी संग्रह में 33% वृद्धि देखी गई है, एंड 12% प्रति व्यक्ति देन 12%. के बाद हाँ डैम सेफ्टी हम बात कर चुके हैं हिली स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में. एजुकेशन में भी जमरानी steps लिए जाते हैं. परियोजना देख सकते हैं कि किस रिवर के ऊपर है, जमरानी बांध परियोजना, जो कि अभी उन्होंने मंजूरी दी है उसको. एडवेंचर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म इंडिजन क्या है डेजिग्नेशन का अवार्ड दिया गया है. और 400 होम स्टे विकसित किए गए हैं. इसके साथ साथ 16 इको 4,000 से अधिक होम स्टे विकसित किए गए. तो ये अगेन सस्टेनेबल टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में होम स्टेज को प्रमोट किया जा रहा है. एंड ऑब्वियसली दिस ये एक तरीके से एडिशनल इनकम जनरेशन सोर्स भी हो जाएगा फॉर द रेजिडेंट्स और द पीपल हु आर हैविंग देयर प्रॉपर्टीज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. सो इको टूरिज्म डेजिग्नेशन का भी विकास हो रहा है वहाँ पे. एंड देन हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, टेम्पल, फर्स्टली टेम्पल आर्किटेक्चर. इस पिक्चर में से देख के औशिक आप क्या बोलोगे, व्हाट काइंड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज दिस? नॉर्थ इंडियन स्टाइल, रेखा प्रसाद स्टाइल हो गया. लेकिन इसमें फर्क ये है, एक फर्क है, हाँ नगारा स्टाइल हुआ, और इसमें बस फर्क ये है कि जो आप ऊपर में देखोगे तो इसमें तो अच्छा दिया हुआ नहीं है, लेकिन बाकी जगह जो हिली स्टेशन पर रहता है टेम्पल, तो वहां पर स्लोपिंग स्लैंटिंग एरिया रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड देखो आप, केदारनाथ में, तो उससे जो बर्फ है वो एक जगह स्टोर नहीं होगा, वो साइड से स्लाइड हो वॉश आउट हो जाएगा. हाँ, जाएगा. स्लाइड हो जाएगा, इसलिए दिया है. ठीक है. और मानसखंड मंदिर वहाँ उत्तराखंड में लोकेटेड है. सो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपीस के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है. चार धाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन. तो टूरिस्ट मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है.
या दालचीनी, ये नॉर्मल वहाँ की फसल देखी जा सकती है, कौन कौन सी मिशन दालचीनी, तिमरू, एरोमा पार्क या एरोमा वैली, जो आयुर्वेदिक वगैरह में यूज की जाती होगी। और साइड में स्टेट मिलेट मिशन से स्थानीय कृषि जो वहाँ की फसल होंगी, झगोरा, मुड़वा या सोयाबीन, चौलाई के ऊपर उन्होंने कुछ पैसे फिक्स किए हैं कि जैसे एमएसपी उस टाइप का हो जाता है, उचित मूल्य पर क्रय की, उस फिक्स प्राइस पर वो चीजें बिकेंगी वहां पर। और ठीक। मानसी यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए 50,000 पॉली हाउस। तो पॉली हाउस के इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया रिलेटेड हॉर्टिकल्चर। पॉली वो हाउस। क्या करता है पता है, बताइए मानसी, अगर आपको पता हो। नहीं, आइडिया तो नहीं है पॉली हाउस क्या ठीक होगा। है, क्या होता है बेसिकली, जैसे आप कभी देखे हो कि एक प्लास्टिक लगा रहता है चारों हाँ, तरफ, और देखे हैं। अंदर में हॉर्टिकल्चर होता है, हम्म। और सूरज, तो वही 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 पॉली हाउस। पॉली बेसिकली उसी को प्लास्टिक, बोलते हैं। और हाउस हो गया। हाँ, और वो अंदर में कंडीशन। जो कंडीशन जो होता है ना, एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए हॉर्टिकल्चर को आपको करने के लिए। तो उसका टेम्परेचर एक वगैरह उसको टेम्परेचर, प्रोवाइड। ह्यूमिडिटी और सनलाइट तीनों को रेगुलेट किया जाता है विद द यूज ऑफ पॉली हाउस, और फिर इसको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक तो है। इसके लिए ऊपर 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 कर, ऊपर ऊपर। पुलिस वाइडन ड्रैग नेट के, ओए डिफरेंट चीज। Widen the dragnet for the escaped Maoists। मतलब आई थिंक उनको मतलब एक, हाँ एक प्रोसीजर है इसका, बोल्ट स्क्वाड। एसओपी। हाँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन। Farming mission to boost agriculture. Kerala may specifically, this has been initiated. Organic farming, the positives and negatives, if we talk about that. So positives तो obviously. मानसी, Hmm. तो ऑर्गेनिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग? Okay, organic and natural farming में I don't think so कि organic farming जो है that is a type of natural farming. So it is a chemical free based farming method where we also say कि मतलब chemical fertilizers are not used in case of organic farming. We use natural like manure जो होता है that is used, and it is also called zero based budget natural farming. So that is ठीक है, what. मैं इसमें आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। Hmm. ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग अगर आपको हिंदी में समझना है, आसान हो जाता है उससे। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल यूज नहीं होगा, कोई भी फर्टिलाइजर। Hmm. उसके अलावा हर चीज आप यूज कर सकते हैं, मतलब आप मल्चिंग कर सकते हैं, आप खोद सकते हैं, मिट्टी को आप लेके आ सकते हैं बाहर से, आप केचुआ लेके आ सकते हैं, केचुआ मतलब कि वो Hmm. अर्थवॉर्म हो गया, सब Hmm. लेके आ सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग मतलब नेचुरल है, नेचुरल तरीके से आप ग्रो करिए, बिना मल्चिंग, बिना अर्थवॉर्म का प्रैक्टिस से, और बिना बाकी सब इनपुट किए हुए। आप नेचुरली, आप जैसे ग्रो करते हैं वैसे ग्रो हाँ, करिए, मतलब इसलिए आपको उसमें बस जीरो बजट सीड्स, हाँ नेचुरल सीड। फार्मिंग जो है वो हम्म। नेचुरल फार्मिंग है। और ऑर्गेनिक बस फार्मिंग उसमें डिफरेंट। हाँ आपको ना इरिगेशन का कुछ वो है और ना मतलब और किसी टेक्निक का यूज नहीं करना पड़ेगा, ट्रैक्टर्स यूज नहीं करने पड़ेंगे। मतलब उसमें आपको सिर्फ नेचर के साथ ही करना है बेसिकली आपको सीड्स ग्रो नेचुरल करना है फार्मिंग। एंड दे विल नेचुरली ग्रो। हाँ, जो भी वाटर हाँ कंडीशन रहेंगी, हाँ फर्टिलाइजर हाँ वगैरह कुछ भी नहीं, जो भी नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल अकॉर्डिंगली वहां पे ग्रोथ होगी। हाँ ठीक। ठीक है, ओके। So Oshik, is this article important for us colonial history से? नहीं, क्योंकि तमिल का दिया हुआ इसमें बेसिकली, ओके। तमिल और श्रीलंकन टी श्रीलंका का एंड। हिसाब से। सो इस पे आप थोड़ा बहुत बता सकते हो श्रीलंकन ये टी और इंडियन तमिल लिंकेज क्या है मतलब और। दोनों फर्क है बेसिकली कि जो तमिलियन है वो सेटल हुए थे श्रीलंका का जो अपर साइड, नॉर्दर्न तमिल में। हम्म। तो जो एलटीटी का जो इशू हुआ था, जो एलटीटी जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे इन द श्रीलंका, दे वर वॉइसिंग फॉर द नॉर्दर्न तमिलियन हु हैव सेटल्ड फ्रॉम इंडिया, मतलब तमिलियन लैंड से इन हम्म। श्रीलंका।
और श्रीलंका जो बेसिकली बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, सिंहलीज बुद्धिस्ट पॉपुलेशन मेजोरिटी कंट्री है, उनका एक रोल रहा है कि हमेशा वो उनके हिसाब से ही चलता है पूरा सरकार, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सब में उनका कैप्चर है, तो उनको राइट्स नहीं मिलता है। इसके कारण उन्होंने स्टार्ट किया था एलटीटी एज अ, तो बाद में फिर इंडिया गवर्नमेंट ने, राजीव गांधी ने भेजा था पीस हाँ, कीपिंग फिर फोर्स वॉर इन हो गया। 1886 में, फिर वॉर हुआ, फिर जाके पता ही है ओवरऑल। तो ठीक। यहाँ पे वही दिया हुआ है कि अंडर डिस्कस, मतलब कैसे हुआ वो बात हो रहा है कि हम्म। इंडिया से श्रीलंका टुडे इज नॉट प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट ऑफ टी, लेकिन प्लांटेशन में पहली बार इंडियन तमिल को भेजा गया था वहां पे एज अ इंडेंजर लेबर्स, वहां काम करने के लिए। उसी पर ही एक डिस्कशन नीचे में लिखेंगे, द हम्म। फर्स्ट तमिल टू आइलैंड टू फार अराइवल ऑफ द प्लांटेशन तमिल इन सीलन इन 19th सेंचुरी। मतलब ब्रिटिश के जमाने से ही भेजा जा रहा था वहां पर। तो तमिल का जो इशू है नॉर्दर्न श्रीलंका में, वो एथनिक इशू नहीं है, वो बेसिकली ब्रिटिश का भी मेड है, तो ब्रिटिश का भी रोल है वहां पर, इसलिए हम्म। लिखा हुआ है अंडर डिस्कस फैसेट। वो पता चलता नहीं है, वो अंडर डिस्कस्ड। तो ओके। प्लांटेशन तमिल फॉर्स अ डिस्टिंक्ट श्रीलंका आइडेंटिटी, बट कॉलोनियल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज डीम देम फॉरेनर्स। तो आज तक फॉरेनर घोषित किया रहता है उनको, मतलब एक तरह से देखा जाता है कि आप बाहर के हैं, आप जाइए बाहर के, तो इसको इंडियन तमिल बोला जाता है हर बार। तो हम्म। एसिमिलेशन में दिक्कत होता है, तो वही बात है, वही पूरा ओवरऑल लिखा। एक्सप्लॉयटेशन, डोमिनेंट रोल बाय द सब कॉन्ट्रैक्टर में प्रॉब्लम होता है उनको, हाँ, काम सिटीजनशिप करने में दिक्कत में होता है। प्रॉब्लम है। हाँ। ठीक है। So Taiwan, Malacca Strait blockade, and India के पास क्या options हैं? So geopolitically, this is an important topic. With China's frequently intimidating Taiwan the past year, we're seeing deployment of its air force and navy in the surrounding areas. There is often posed question whether India would take action in the Strait of Malacca or the Andaman Sea. अगर ऐसा कुछ होता है, like there's a conflict between United States and China over Taiwan, because यहाँ पे भी we are seeing कि the tensions are growing in the Taiwan Strait, particularly between US and China, because China does not want USA's presence in the Indo-Pacific region, but then obviously we are having Quad, we are having AUKUS there, and तो इंडिया के पास यहाँ ऑप्शंस की बात की जा रही है कि इंडिया क्या एक्शन लेगा सपोज देयर इज अ ब्लॉकेड इन द मलाक्का स्ट्रेट, बिकॉज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यू नो trade and the sea route. So important, sea trade communication routes pass through the Malacca Strait. So अगर वो blocked हो जाएगा तो obviously this would cause problem for our trade sector and the exports. So India के पास options and constraints क्या है? तो multiple constraints in regard to India's options in the Strait of Malacca. पहला तो है distant blockade away from a belligerent nation's geography that can be challenged under international law. हम उसको challenge कर सकते हैं अगर there is a blockade, because that is far away from our own geography. Because talking about Malacca Strait blockade. Second, जो constraint है, that trade which passes through the Strait of Malacca, it is not just China का economic या energy lifeline नहीं है, multiple countries, even the littoral countries जो नहीं भी हैं Indo-Pacific region में, still उनके लिए यही एक सबसे बड़ा concern है कि they are also interested in having their presence in the Indo-Pacific region, even if they are not the littoral countries of Indo-Pacific region, from the perspective of the safety of the trade. So that there, so we see overwhelming volume of different countries. Trade passes through this region. Japan की बात करो, South Korea, India itself passes through the same strait. Third constraint is जो channel है, the Strait of Malacca. It is long, nearly 500 miles is the length, and it involves the sovereignty of other states like Indonesia and Malaysia के बीच में it is located, and the Thailand sovereignty, Singapore की, they are also a part of it. So they would also be affected adversely अगर वहाँ पे naval blockade होता है. तो sovereignties of these countries would be impacted अगर blockade China impose कर रहा है. And fourth constraint is the commercial shipping is extremely complex to identify in terms of the sovereignty of the vessels, flag, the registration, insurance, and the ownership of the cargo. So often जो multinational रहते nature में, and they can also be changed as convenient through the transshipment and the port in Southeast Asia. So that's their fifth constraint. Apart from the fact that it is difficult to interdict China's trade and energy supplies, additional reality is that even if जो Strait of Malacca है, अगर वो चौक हो जाता है, कर दिया जाता है उसको, shipping can take a detour either through the Sunda Strait. मतलब फिर क्या alternative sea route options रहेंगे अगर Strait of Malacca is blocked? So that is one route would be through the Sunda Strait, or we also call it as the Lombok Straits to reach China. So we need to locate these two straits also. So from the perspective of map work, that is important. Sixth is we see
that China also has a huge onshore and floating strategic petroleum reserves, which can help it tide over the disruptions. So China के पास like स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी है, जो वो अगर डिस्ट्रप्शंस होता है तो वो चाइना को इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट दिस वुड इम्पैक्ट मोर ऑन द इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज. And naval blockade या अगर unilateral action China लेता है against the adversary's naval vessels, that would obviously tantamount to a declaration of war in the Indo-Pacific region also. So regional countries which are adversely affected by the disruption, including friendly countries, like they are unlikely to endorse any unilateral, and obviously इसके against voice भी raise की जाती है. इसी को counter करने के लिए we are having Quad and AUKUS. And we are seeing ki China ki jo rising assertiveness hai in the actions, how it is behaving. It is constructing artificial islands there, its claims over the 9-dash line. So that is obviously it is contested by the countries of those regions. And lessons from the past here also. During the First World War, when we talk about the British blockade of the Germany, which lasted from 1914 to 19, it saw Germany retaliating against the British shipping on the high seas with its submarines with the deadly effect. So obviously it took a form of a war there, and attacks kiye gaye by the Germany on the UK boats. And eventually it drew US also into the First World War. And Second World War की अगर हम बात करें तो USA it had embargoed Japan's energy supplies, which ran through the maritime commons and which probably played a key role in Japan's decision to launch the attack on the Pearl Harbor in December 1941. तो like this is not the first time कि we are talking about this, या अगर ऐसा कुछ होगा तो this is not be the first time. हमने World War I, World War II में भी ऐसा होते हुए देखा है. तो obviously opposing side ने attack ही किया और कोई option नहीं है. या we saw the entry of US in the First World War with जो tensions हमने देखी growing between Germany and the UK. So जो right now tensions are growing between even Iran and the US in the Strait of Hormuz, ये भी एक problem create कर सकती है इस particular region में, the Persian Gulf region जो है, and वहाँ पे भी trade impact होगा. So whenever Iran has attempted to disrupt the passage of internationally flagged oil tankers, it has immediately escalated the situation, with the US responding by sending its naval and air assets in the region to confront the Iranian vessels. मतलब ऐसे incidents भी हमने देखे हैं in the Persian Gulf. But वहाँ पे मतलब चीजें इतनी ज़्यादा escalate नहीं हुई कि it led to a war. So that was there. So conflict scenarios की हम बात कर रहे हैं. And so India has traditionally faced China's military threats on its borders. Obviously, tensions are there when we talk about the border disputes between India and China. Galwan Valley ki baat karo, aap Pangong Tso Lake ki baat karo in the Ladakh, eastern Ladakh region. So India-US partnership in the economic, high-tech military areas that is expected to strengthen the years ahead. USA increasingly regards India as a regional ballast for the stability in the region. So India-US partnership की जो strength है, जो हमारी strategic partnership है, वो एक important role play करेगी in tackling this challenge. Robust India with a strong economy, nuclear deterrence capability है, credible military है, it can contribute to the multipolarity in the Indo-Pacific. So Oshik, इसमें कुछ आप add up करना चाहोगे? नहीं मानसी, we have taken this in a very broad manner. ठीक है. बस ये दो जो दिया ना, ये उठा लेगी प्रेरणा. ये 3 नाम है, सुंडा स्ट्रेट हो गया, मलक्का, एंड तीसरा था सामने लॉम्बोक स्ट्रेट. So part of police reforms एक part है EFIR. So EFIR already like implemented है कुछ areas में, but again pan India level पे I don't think so it is implemented in a smoother manner. So this is a preliminary step. Registration of EFIR may be allowed for cognizable offenses. So initially like phased manner में इसको roll out किया जा रहा है. And मतलब EFIR यही है, क्या क्या चाहिए जिसमें वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, आधार चाहिए, ओटीपी चाहिए, हाँ. और तो ह्यूमन इंटरवेंशन भी क्रूशल है. मोस्ट ऑफ द 8 states जहाँ पे FIRs they are registered using the crime and the criminal tracking network systems और state portals के through जो registrations होती है mostly in the property offenses, the accused is unknown. So the law commission has recommended कि जो EFIR है for all the cognizable offenses जहाँ पे accused is not known without discussing other related aspects.
सो इन केसेस के लिए बेसिकली लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि EFIR रोल आउट होना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म या सर्विस है। तो ई ऑथेंटिकेशन हम बात कर चुके हैं। IT एक्ट वुड बी अगेन एप्लीकेबल ओवर हियर एंड मूव फॉरवर्ड। EKYC आधार, that's ठीक the है। okay, we can move forward. So ये क्या alarming रहा हमारा, rates, हाँ, साइंटिफिक scientific मिसकंडक्ट। misconduct recorded in India. So retractions from India have increased 2.5 times between 2 years, 2020 से, and over the numbers recorded between 2017-19. So इस time period में basically 2.5 times we have seen retractions from India. So basically retractions watch database, we have the data over here. It shows basically जो charts यहाँ पे है, chart 1 is showing the number of publications over time for the 5 countries. India recently became the 3rd largest producer of the scientific articles in the world. So this is one achievement. We have been basically moving upward in the rank here, and highest we see China, followed by US. Then we have I think UK is okay, nahi. Then we have India, then UK, and then Japan. स्लाइट मार्जिन से हम लोग आ गए सिर्फ। Slight margin से, हाँ, between UK and India. So India में basically trend के बेसिकली बात करें तो मिसकंडक्ट ये है मानसी कि जो जो साइंटिफिक आर्टिकल है उसका कंडक्ट कैसा है, मतलब वो दे आर ब्रीचिंग द एकेडमिक एंड साइंटिफिक इंटीग्रिटी और नॉट। उसमें मतलब प्लेजरिज्म का plagiarism, कॉन्सेप्ट आ हाँ। जाता है। हाँ, सिविल प्रोटेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैनिपुलेशन ऑफ, एक सेकंड, हाँ, मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट यूजिंग कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट एरर्स, सेकंड पैराग्राफ में से। हम्म और हिस्ट्री ए पब्लिकेशन इंक्लूडिंग द कंसर्न रिलेटेड इन डेटा इमेज एंड रिजल्ट। तो ये पूरा इशू है इसमें, मिसकंडक्ट जिसको बात करते हैं। तो एक हम्म, ब्रॉडर एस्पेक्ट है जो दिखाते हैं कि PhD स्टूडेंट का स्टैंडर्ड कैसे है, हाँ, तभी वो आप क्वालिटी साइंटिफिक आर्टिकल आप डाल रहे हो। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च के ऊपर ही बात हो रही है, मतलब यहाँ पे एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या हम बोल सकते हैं, चैट GPT के आने से ये केसेस और ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो एक एस्पेक्ट हो सकता है। मतलब हाँ, टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज कर रहे हो इन दिस एंटायर प्रोसेस, योर PhD या रिसर्च के लिए जो आप कर रहे हो। सो दैट इज मेकिंग अ डिफरेंस। इंडिया में ये और केसेस। इसमें लिखा पब्लिश, हाँ, और इसमें एक और एक मुझे करना है, इसमें जो पीयर रिव्यू होता है ना, आई थिंक इंडिया शुड प्रमोट द कल्चर ऑफ पीयर रिव्यू। यहाँ पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट है लेकिन कम है एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज में, जहाँ पर आप साइंटिफिक आर्टिकल ऑनलाइन पुट करते हो तो कोई ना कोई आपको नीचे में पढ़ करके लिख देता है, कमेंट कर देता है। इंडिया में थोड़ा सा कम है ऐसा, तो इसको प्रमोट कर सकते हैं। और साइंटिफिक जर्नल इंडिया में भी जो है, इट इज बेसिकली स्टेट बॉन्ड। जैसे हम लोग एक साइंटिफिक आर्टिकल, ऐसे यूएस के पास अपना है द साइंस या द नेचर, ऐसा इंडिया के पास ऐसा है नहीं टॉप नॉच जो साइंटिफिक आर्टिकल। तो इसलिए ये कल्चर बढ़ाना जरूरी है। हाँ, इवन लाइक हेल्थ में भी हम लैंसेट रिपोर्ट की बात करते हैं, तो मतलब यही है जो हाँ, यूके का लैंडसेट है। तो हम्म ये बात है कि हमको भी क्या करना चाहिए, हमें भी ये ले लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। डैमेज फंड्स। सो लास्ट जो COP27 हुआ था, आई थिंक 27 ही था लास्ट वाला, उसमें दिस वाज दी वन ऑफ द आउटकम्स, लॉस एंड डैमेज फंड को बनाने की बात की गई थी। मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में था, उसमें इतना कुछ सब्सटैंशियली नहीं आया था इसके अराउंड। सो इसके इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अडेप्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वहाँ पे वी आर ऑफन टॉकिंग अबाउट दैट, बट उसमें भी ऐसा कोई मेजर एक्शन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज इवन जो कंट्रीज के टारगेट्स भी हैं उनको रिजल्ट्स आने में इट इज गोइंग टू टेक अ सर्टेन टाइम। सो क्लाइमेट फाइनेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सो उसके तो अराउंड लॉस एंड डैमेज व्हाट फंड। इज लॉस एंड डैमेज फंड, मानसी? तो यहाँ पर साइड में लिखा है द लॉस एंड डैमेज फंड रिप्रेजेंट, यही पर साइड, हाँ, इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंस, मतलब वो वापस नहीं हो सकता, रिवर्सिबल नहीं है, जो नहीं है। इम्पैक्ट हो चुका है इट कैन नॉट बी अवॉइडेड और मिटिगेटेड। तो बेसिकली ये तो ये अच्छा एक इरिवर्सिबल, तो हाँ, एक की कीवर्ड है। बस वे निकालना है कि कितना इम्पैक्ट हुआ है। तो उसी के लिए हमें डेटा चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू लॉस एंड डैमेज, तभी आप फंड और यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे अच्छा Yes. एक ये इसके अराउंड भी फैक्ट है कि 19th कॉप में
COP19 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो हुआ था वॉर्सो पोलैंड में 2013 में, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर कंट्रीज उन्होंने तब अग्री किया था कि ये इस्टेब्लिश होना चाहिए, अग्री टू इस्टेब्लिश द लॉस एंड डैमेज फंड. सो इट वाज बीइंग क्रिएटेड टू प्रोवाइड दिस फाइनेंशियल, एक ही तो फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देगा ही देगा क्योंकि ये फंड है, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा टू द इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशंस that were incurring loss and damage due to the climate change. तो particularly developing countries के लिए है ये. And financial technical assistance रहेगा. मोस्ट अफेक्टेड, और आसपास में दिया हुआ चार्ट दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 10 मोस्ट एक्सपेंसिव डिजास्टर ऑफ पास्ट डिकेड. तो अगर पाकिस्तान का फ्लड है तो इट कॉज $3 बिलियन 2022 है. अब बाकी हर साल का दिया हुआ है बेसिकली. हीट वेव्स फ्लोरिडा इयान, फ्लोरिडा में $100 बिलियन एसेट है. तो आई थिंक जो डिजास्टर है उसका कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है. तो ये लॉस एंड डैमेज इसके ऊपर बात करें, कैसे हम लोग एक कैलकुलेट करें कितना लॉस हुआ है, कितना डैमेज हुआ है. हाँ, सो इवन हम बियॉन्ड disasters देखें एक बार वन गो में, तो वी आर सीइंग हीट वेव्स पर्टिकुलरली यूरोप में और नॉर्दर्न अमेरिका में. फ्लड्स पाकिस्तान में देखकर टाइफून्स वाला इट इज मोर रिलेटेड टू फ्रीक्वेंटली जापान वाले रीजन में है. ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स होती हैं. बुशफायर. देन फ्लड्स यहाँ यूरोप में भी हमें फ्लड्स देखने को मिले, जर्मनी, बेल्जियम, हरिकेन फ्लोरिडा बे में, हरिकेन्स हाँ यहाँ पे है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, और वाइल्ड फायर्स कैलिफोर्निया में. सो ये मतलब मोस्ट कॉमन डिजास्टर्स जो रहे हैं. सो क्लाइमेट जस्टिस कैसे ये फंड इंश्योर करेगा? सो वी स्ट्राइव टू मिटिगेट द वर्स्ट इम्पैक्ट्स एंड वी रिमेंबर कि अडेप्टेशन एंड L&D दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट्स. सो ठीक है, मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट कि लाइक इसका मेजर रोल क्या रहने वाला है. कुछ दिया हुआ नहीं है, बस बताया कि करना होगा, क्लाइमेट जस्टिस होगा. कैसे करेगा वो नहीं बताया लेकिन क्वेश्चन लिखा हो भी. एक जो की फ्रेज रहता है दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितना भी उन्होंने इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में कार्बन एमिशंस किया, दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, क्योंकि अभी की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर इन दैट पर्टिकुलर स्टेज. डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट लेवल या पीक ऑफ बीइंग डेवलप्ड. बट डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज दे डू नॉट, ऑब्वियसली कोई भी कंट्री इस प्रोसेस को स्लो डाउन या स्टॉप नहीं करना चाहेगी, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू दे सी, दे विजुअलाइज देमसेल्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड समडे इन फ्यूचर. सो यहाँ पे पार्ट हम यही बात करते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करने में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना एंड देन वर्क अपॉन दैट, वो इम्पोर्टेंट है. सो वहां पे बेसिकली वर्ल्ड इज नॉट अग्रीइंग टू दिस थिंग. और यहाँ जो कॉमन बट डिफरेंशिएट लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग और अगर आसान भाषा में समझा जाए तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज. इंडिया का भी है, पाकिस्तान का भी है, मालदीव्स का भी है. लेकिन कॉमन है, वो गोल कॉमन है, लेकिन डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डेवलप कंट्री का ज्यादा है, ऐसा आपने बताया कि उनका ज्यादा एमिशन होता है, हिस्टोरिकल डेटा है तो उनका ज्यादा है. हम लोग का भी है, लेकिन हम लोग का एक प्रोपोर्शनल हिसाब से भाई इक्विटी है बेसिकली. तो इसलिए वो हाँ डिफरेंशिएटेड हो गया. So G20 का next president is Brazil. So basically Brazil का कहना यही है कि it will take forward what was seen during this particular summit of G20, which was again hosted by India, was the president. So Brazil, we will take up this in the next video. Okay, we are left with less time, so we'll continue in part 2.